हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीबीएसई की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के 5 विषयों में से सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले 3 विषयों के अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें कक्षा 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल परीक्षाओं में प्राप्त अंकों को भी आधार बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सीबीएसई द्वारा गठित समिति 30-30-30-40 फॉर्मूले के तहत कक्षा 12वीं का परिणाम तैयार करने के पक्ष में है। यानी सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड के परिणामों के लिए कक्षा 10वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 11वीं के अंतिम परिणाम का 30% प्लस कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परिणाम का 40% लेगी। प्रत्येक स्कूल को तीनों परीक्षाओं में प्राप्त छात्रों के अंकों पर विचार करने के लिए एक परिणाम समिति बनानी होगी, जिसे सीबीएसई की मॉडरेशन कमेटी द्वारा जांचा जाएगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आगे बताया कि सीबीएसई द्वारा 31 जुलाई तक कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में शिकायत को दूर करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह अधिकारियों से सलाह लेंगे। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो छात्र वर्तमान तंत्र के माध्यम से अंक या ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं हैं, वे शारीरिक परीक्षाओं में शामिल होकर अपने परिणाम को बेहतर कर सकते हैं या अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। औरैया में पति की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग में एक पत्नी ने अपने पति की निर्मम हत्या करा दी। पति की हत्या के लिए प्रेमी ने नोएडा से औरैया तक का सफ़र तय किया था और घटना को अंजाम देकर वापस लौट गया। गुरुवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। हत्यारोपी मृतक की पत्नी का आशिक एक साथी निकला है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 14 जून की सुबह करीब 4 बजे लखनपुर हाईवे के पास सब्जी विक्रेता सुखपाल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसका गला और शरीर के कई अंग धारदार हथियार से रेत दिए गए थे। हत्यारोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने मृतक की पत्नी संतोषी और उसकी बहन से पूछताछ की। इसके बाद प्रेम प्रसंग में पति की हत्या कराए जाने की बात संतोषी ने कबूल कर ली। पुलिस का कहना है कि हत्यारोपी रवि को दबोच लिया गया है, जो कि गौतम बुद्ध नगर के दनकौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं उसका एक दोस्त नितिन है, जो कि अभी फरार है। प्रेमी रवि ने ही संतोषी के कहने पर हत्या की थी। 17 जून को दोनों बाइक से नोएडा भागने की फिराक में थे। दोनों को अयाना थाना क्षेत्र के लखनपुरा हाईवे पर दीपाली रेस्टोरेंट के पास से पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से एक बाइक, एक मोबाइल बरामद किया गया है। रवि और संतोषी ने बताया कि वह दोनों 2 वर्ष से नोएडा में नौकरी कर रहे थे, तभी दोनों के बीच में संबंध बन गए। 1.5 माह पहले संतोषी अपने पति सुखपाल के साथ उसके गांव पूर्वा अंतोला आ गई थी, लेकिन लगातार रवि के साथ फ़ोन के माध्यम से संपर्क में थी। दोनों ने मिलकर 13 जून को सुखपाल की हत्या की योजना बनाई और 14 जून को हत्या कर दी। देखिए, थाना अयाना क्षेत्र में दिनांक 14 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम सुखपाल था, जो कि सब्जी के विक्रेता थे, इनकी हत्या करा हुआ शव बरामद हुआ था। इस मामले में जो हमारी थाना अयाना की टीम है, सीओ अजीत मल के निर्देशन में उनको टास्क पे लगाया गया था कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। इस क्रम में जो मृतक हैं, उनकी पत्नी जिसका नाम संतोषी है और साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, उनको पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि जो मृतक और पत्नी थे वो 2 साल से करीब नोएडा में रह रहे थे और नोएडा में रहकर ही काम करते थे। काम करने के दौरान रवि नामक इस व्यक्ति से पत्नी संपर्क में आई और उसके बाद वो दोनों साथ में बातचीत करने लगे। 13 तारीख को उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके तहत रवि अपना एक साथी उसको साथ में लेकर दिल्ली से यहाँ पर आया और यहाँ पे आकर हत्या कर वापस वो चला गया। जो आला कतल है जिससे हत्या हुई है वो भी बरामद किया गया और जिस बाइक से वो यहाँ पर आया था वो भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है।
जो मृतक की पत्नी है और जो रवि है, उन दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में दिया जा रहा है। मैम, मृतक की शादी कितना समय हो गया था और उसके परिवार में कौन कौन? देखिए, मृतक की शादी को करीब 5-6 साल हुए थे और 2 बच्चे उनके साथ में थे और एक बच्ची पहले से ही जो महिला हैं उनकी पहली शादी से एक बच्ची और। कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र के सत्यम विहार इलाके में रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने इस दौरान बुजुर्ग दंपत्ति को चाकू से घायल भी कर दिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाते हुए गए, अगर पुलिस को सूचना दी तो वो जान से मार देंगे। घटना के बाद बुजुर्ग ने थाना पुलिस को फोन किया, लेकिन उनका फोन ना उठने पर अधिकारियों को फोन किया। दिन दहाड़े हुई लूट की खबर सुनते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन की और घायल दंपत्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। लूट की इस वारदात में 14,000 नकद, सोने की चेन, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह लुटेरे लूट कर फरार हो गए। क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस कॉलोनी में 24 मकान हैं, इनमें से 4 मकानों में ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। इलाके में ये पॉश कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग लोग रहते हैं क्योंकि इनके बच्चे ज्यादातर बाहर हैं। ऐसे में इन बुजुर्गों की सुरक्षा पुलिस के हाथ में है, लेकिन पुलिस की लापरवाही से ये घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती हैं। आज 8-8:15 के बीच में बदमाशों ने यहाँ पर आर.एन. शुक्ला जी के घर पे हमला कर दिया लूट के इरादे से और उनको काफ़ी चोटें आई हैं। दोनों पति पत्नी को मारा है और बार बार उनको लूटने का प्रयास कर रहे थे। चूँकि वो सारा बैंक कर्मी है, बैंक में उनका सब फंड होगा, तो मार रहे थे कि पैसा नहीं है, तुम बता नहीं रहे हो, इस करके काफ़ी चोटें आई। इससे पूर्व भी 2 बार यहाँ पर हो चुकी हैं और वास्तव में दोनों बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि 3 बार आर.एन. शुक्ला जी के अलावा कमलाकांत वाजपेयी जी का सर फाड़ा गया था। उस समय FIR हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में कमल जी के यहाँ हुई, मिश्रा जी के यहाँ चोरी हुई। 4 चोरियां इस बीच, 4 इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस कैंपस में सिर्फ 24 घरों के बीच में 4 हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से कोई यहाँ पर रेकी करता है और मुझे लगता है आसपास जो ये इस तरह की बस्ती है, इन्हीं से निकले हुए लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है। पुलिस को इसमें गंभीरता से छानबीन करनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस केस को खोलना चाहिए। यदि केस नहीं खोलता है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, लोगों को मनोबल बढ़ता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक ये इस क्षेत्र में ये जो घटनाएं हैं पहले की, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूर्व की हैं। ये पहली घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस सरकार में पुलिस गंभीरता से इस केस को खोलेगी, क्योंकि 2-3 जो घटनाएं हुई वो पूर्ववर्ती सरकारों के समय की थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और पुलिस निश्चित रूप से अब कमिश्नरेट भी है हमारा कानपुर, कमिश्नर साहब इसे निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। शादी समारोह में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब युवक की सगाई समारोह में युवती ने खुद को युवक की पहली पत्नी बताया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले युवक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सगाई समारोह को फिलहाल रुकवा दिया है। आपको बता दें कि सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के गांव नगला कांस के रहने वाले युवक ललित की 1 साल पूर्व मौसी के घर आई युवती से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे के साथ मंदिर में घंटों पूजा पाठ किया करते थे। दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी भी चुन लिया। दोनों ने आर्य समाज मंदिर कोटरा रोड फिरोजाबाद में शादी भी कर ली। युवती का आरोप है कि दहेज लोभी युवक के पिता ने सब जानते हुए भी दूसरी जगह से शादी तय कर दी। बुधवार को गोपालपुरा की युवती के परिजन ललित कुमार के यहाँ टीका लगन चढ़ाने वाले थे कि इसी बीच नगला खंगर थाना क्षेत्र के गांव नगला मुकुंद की रहने वाली प्रेमिका को जब इसकी जानकारी हुई तो वह भाई के साथ युवक के घर पहुंची। युवती ने शादी समारोह के दौरान हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और सगाई समारोह को रुकवा दिया। उधर मौका लगते ही युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस युवक के पिता और चाचा को थाने ले आई। बताया जा रहा है कि जहां दोनों का 151 में चालान कर दिया गया है। युवती का कहना है कि वो रहेगी तो ललित के साथ, नहीं तो उसकी चौखट पर ही जान दे देगी। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है।
आज किस तरह का विरोध हुआ है? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई युवती ने अस्पताल कर्मचारियों पर छेड़छाड़ जैसा गंभीर आरोप लगाया है। मामला थाना शहर कोतवाली के महावीरी देवी अस्पताल का है। दरअसल देर रात युवती के पेट में दर्द उठा, जिसके इलाज के लिए युवती को अस्पताल में भर्ती कराया था। रात को मौका मिलते ही अस्पताल कर्मचारी ने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती के विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। जब युवती ने परिजनों को इसकी जानकारी दी तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तहरीर के आधार पर छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें, आरोपी कर्मचारी पर पहले भी रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मैं यहाँ पे सो रही थी रात को, तो यहाँ पे पर्दा लगाने लगा था डॉक्टर, तो मैं उससे मना किया तो जबरदस्ती पर्दा लगाने लगा। मेरी बहन भी मना कर रही थी, मेरी बहन से बहस करने लगा वो, फिर वो चला गया। तो फिर धीरे से आया था वो यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे हाथ लगाया, फिर यहाँ पे हाथ लगाया, फिर मेरे सीने पे हाथ मारा था उसने। कब की घटना है? रात को 2 बजे। तो आपने रात को किसी से परिजनों से कहा नहीं इस तरीके से? कहा था, अपनी मम्मी से और अपनी बहन से कहा था। फिर क्या हुआ, वो पकड़ा नहीं आपने? नहीं, वो भाग गया अभी। क्या नाम है उसका? नाम नहीं पता मुझे। यहाँ क्या करता है? यहाँ पे पता नहीं, वो है कंप्यूटर है वो यहाँ पे। ये देखिए, थाना कोतवाली नगर जनपद मथुरा का प्रकरण है। थाना कोतवाली नगर में माँ महावीरी हॉस्पिटल, जो राधिका विहार चौकी कृष्णा नगर क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पूजा नाम की एक लड़की जो कि बरारी की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, वो कल रात में पेट के दर्द की शिकायत पे उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और उस हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर द्वारा, जिसका नाम श्याम गुजर है, जो कि शिवाल थाना बरसाना का रहने वाला है, उसके द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई। परिजनों की तरफ से भी छेड़खानी की तहरीर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज देखने से भी वहां प्रथम दृष्टया छेड़खानी की घटना अभी प्रतीत हो रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया रहा है। लड़की का मेडिकल कराया जाएगा। शीघ्र ही जो दोषी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। सर, मामला ये भी कहा जा रहा है कि उसी अभियुक्त द्वारा पिछले 2019 में सिटी हॉस्पिटल में भी एक महिला बच्ची के साथ छेड़छाड़ बलात्कार का मामला किया गया था, जो कोर्ट में विचाराधीन है। नहीं, अभी जो सिटी हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, तो अभी उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए कठोरतम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। फिरोजाबाद जिले के पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों और अंत्योदय कार्ड धारकों को जून माह में दूसरी बार भी गेहूं और चावल फ्री में मिलेगा। उनको गेहूं का कोई पैसा नहीं देना होगा। उनको गेहूं और चावल का कोई पैसा नहीं देना होगा। दूसरी बार का वितरण 20 जून से प्रारंभ होकर 30 जून तक होगा। गरीबों के घर अन्न की किल्लत न हो, इस लिहाज से प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत दीपावली तक फ्री खाद्यान्न मुहैया कराने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। प्रथम चरण में 3 जून को गेहूं और चावल का वितरण किया गया था। जिला पूर्ति अधिकारी जाकिर हुसैन और क्षेत्रीय पूर्ति अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जून माह के दूसरे चरण में गेहूं और चावल का वितरण 20 जून से 30 जून तक किया जाएगा। पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से फ्री में मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलोग्राम गेहूं और 15 किलो चावल प्रति कार्ड मिलेगा। योजना का लाभ जिले के 4,11,000 पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों और 31,878 अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा, जबकि अंत्योदय कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून माह की 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड के हिसाब से मिलेगी, जिसकी कीमत 18 रुपये प्रति किलो होगी। यूपी के सुल्तानपुर में इसौली के पूर्व विधायक बाहुबली चंद्रभद्र सिंह सोनू की बहन और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह की फायरिंग का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में वह राइफल से कई राउंड फायरिंग करती हुई नजर आ रही हैं। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए अर्चना सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धनपतगंज थाना क्षेत्र के
मायंग गांव निवासी पूर्व विधायक और बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की बहन अर्चना सिंह ने वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। वे जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार भी हैं। 14 जनवरी को उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे राइफल से हवाई फायरिंग करती हुई नजर आ रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने कहा कि मामले की जांच कराई गई थी। एसओ ने बताया कि हर्ष फायरिंग के मामले में जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह के खिलाफ दरोगा सुनील की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। फायरिंग की जा रही है। दो वीडियो हैं, दोनों वीडियो में अलग अलग स्लोर से फायरिंग की जा रही है। इस संबंध में अपराध पंजीकृत किया गया है धारा 5/27/30 आर्म्स एक्ट में और 188 IPC के उसमें, और मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर गिरफ्तारी आगे भी बनता होगा। वहीं अर्चना सिंह का कहना है कि ये वीडियो लगभग 4 साल पुराना है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा करना आना चाहिए। हमारे बुजुर्ग भी ये सिखाते हैं। पुलिस 4 साल पुराना वीडियो दिखाकर उन पर अनावश्यक दबाव बना रही है जिससे कि वे अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ सकें। मैं तो यही जानती हूँ कि आत्मसम्मान और रक्षा का हर महिला को अधिकार है। और मैं भी महिला होने के नाते ये बोलना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। उनको सबको जो भी है वो चलाना आना चाहिए। जो भी जिसके पास भी जो भी हथियार है सबको अपनी रक्षा का वो है और सबको चलाना आना चाहिए। मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग महिलाओं के लिए खास तौर पे आत्मरक्षा का वो करिए। आप लोग भी बताइए सबको जाके कि सबको अधिकार है और मैं चाहती हूँ सब लोग उस पर प्रमोट करें। जो FIR हुआ है, FIR किया है, इस पर क्या करें? प्रशासन का तो अभी वो पता नहीं इलेक्शन के लिए किया है, क्यों किया मुझे नहीं पता। ये 5 साल 4 साल पुराने वीडियोस को अभी लाके ये कर रहे हैं, तो उनकी मंशा तो साफ जाहिर होती है। अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अगर वो गलत था तो अब तक एक्शन लेना चाहिए था ना उनको, मुझे नहीं लगता। नहीं, पारिवारिक राजपूतों में तो बचपन से सिखाया जाता है कि हमें अपनी रक्षा का अधिकार है। हमारे बचपन से हमने चलाना मुझे आता है, मैं चलाती रही हूँ। नहीं, सरकार तो इसके सबके खिलाफ जो है अभियान चला रही है। सरकार उसके बाद क्यों FIR कर दी जाती है, इस बात मामला समझ नहीं आ रहा है। तो सरकार को पूछिए ना आप जाके। अभियान ये तो वही पता नहीं, इसको तो 2019 पर ऐसा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं समझ में आता। मुझे लगता है सरकार के इशारे पर होगा या लोकल प्रशासन जो भी होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन हमको लड़ना है और वो हमें चाहते नहीं है। उनकी ये कमजोरी है। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। मध्य नेपाल के सिंधुपाल चौक में पिछले 48 घंटे से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते मेलमाछी नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ की स्थिति में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग लापता हो गए हैं। सिंधुपाल चौक काठमांडू से करीब 65 किलोमीटर दूर है। प्रशासन के मुताबिक मेलमाछी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के कम से कम 8 मजदूर लापता हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में प्रशासन के लोगों ने बताया कि नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में मंगलवार को अचानक आई बाढ़ की घटना का कारण तिब्बत की सीमा से लगे एक ऊंचे इलाके में हिमनदों के फटने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अचानक आई बाढ़ का कारण ऊपरी इलाकों में भारी बारिश को माना जा रहा है। मेलमाछी शहर, जो कभी एक आकर्षक बाजार हुआ करता था, अब बाढ़ के कारण कीचड़, रेत और पानी की मोटी परत में डूबा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार मॉनसून की शुरुआत के साथ शुरू हुई तबाही में शहर में लगभग 200 घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों ने मुख्य बाजार चौक से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक स्थानीय स्कूल में शरण ली है। ऐसे में कई लोग जो बाढ़ के कारण विस्थापित हो गए हैं और जिन्होंने अपने घर और संपत्ति खो दी है, सदमे की स्थिति में हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं हिलाम्बू कस्बे में पुलिस चौकी और मेलमाछी में पेयजल परियोजना स्थल बाढ़ जैसी स्थिति के कारण पहुंच से बाहर हैं। 2015 के भूकंप के उपकेंद्र में से एक सिंधुपाल चौक को वार्षिक आधार पर बाढ़ और भूस्खलन के कारण नुकसान हुआ है। आगरा में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री 21 जून से शुरू होगी। नामांकन पत्र 750 रुपये का है।
कलेक्ट्रेट से ही नामांकन पत्रों की बिक्री होगी और 26 जून को कलेक्ट्रेट में ही नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्वाचन नोटिस जारी कर दिया है। जिलाधिकारी के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन अधिकारी कक्ष में होगी। जिलाधिकारी स्वयं निर्वाचन अधिकारी हैं। एडीएम वित्त को ARO नियुक्त किया गया है। 26 जून को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होंगे। उसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 जून को नाम वापसी होगी। वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में 3 जुलाई को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके बाद मतगणना कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार सभी सदस्य मतदाताओं की फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार हो रही है। सूची के आधार पर ही सदस्य मतदान करेंगे। इस चुनाव के बाद फिर जिले में 15 ब्लॉक प्रमुखों के लिए निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है। अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आगरा से भाजपा में 4 नाम भेजे गए हैं। इनमें से किसी पर भी मोहर नहीं लग सकी है। दूसरी तरफ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी तैयारियों में जुटा है। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कथन सही साबित हुआ है यूपी के गाजीपुर में, जहां एक नवजात बच्ची को लकड़ी के बक्से में रखकर गंगा नदी में बहा दिया गया था। बक्से में देवी देवताओं की फोटो लगी हुई थी। स्थानीय लोगों ने नदी में बहकर आए लकड़ी के बक्से को खोला तो उसमें नवजात को देख बहुत चक्के रह गए। बच्ची के साथ उसकी जन्म कुंडली भी रखी थी, जिसमें उसका नाम गंगा लिखा था। नाविक बक्से को लेकर किनारे पर आया तो देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नवजात को आशा ज्योति केंद्र पहुंचा दिया है। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, तो वहीं नाविक ने प्रशासन से बच्ची की देखरेख करने की इजाजत मांगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि गाजीपुर जिले में गंगा नदी में लकड़ी के बक्से में एक नवजात बच्ची मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार बच्ची की देखभाल करेगी। मुख्यमंत्री ने बच्ची को बचाने वाले नाविक की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मानवता का अनुपम उदाहरण पेश किया है। यूपी सरकार उन्हें धन्यवाद करती है। साथ ही निर्देश देते हुए नाविक को आवास समेत अन्य पात्र योजनाओं से तत्काल लाभान्वित कराए जाने के आदेश दिए हैं। गंगा में जहां पिछले दिनों लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। लेकिन आज इसी गंगा ने एक 21 दिन की गंगा को नया जीवन देने का कार्य किया है। इस तरह बच्ची का बॉक्स में मिलना लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पाठ कराते हैं तीरे, करैया उरैया भैल, चाहे सेहरा भैल, मुंडन भैल, ये सब हम पूजा पाठ कराते हैं ना। तीरे जो भी चढ़ता है 10-20 है ना, उसको हमको मिलता है ना। कोई छोड़ेगा बच्चा तो भीड़ भाड़ में नहीं छोड़ेगा, साइडे में छोड़ेगा कहीं भी, तो बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना। जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। और कुछ लोग गए वहाँ लेटरिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो पलाई की पेटी है। कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं ना। वीडियो मेरे पास है, वीडियो देख लीजिए। तो गंगा में थी या मतलब गंगा में थी? अच्छा, गंगा में ही थी। हाँ, गंगा में ही थी है ना। तो हमने पेटी बह के जा रही थी। हाँ, बह कर जा नहीं रही थी, हवा की तरफ से साइड में रुक गई थी। हाँ, है ना। हाँ। तो उसके बाद हम वहाँ गए तो पेटी खोलें तो देखें बच्चा, लेकर चले वहाँ से हम। तो उसके बाद सब बहुत भीड़ लगा था, बहुत भीड़ लगा था। सब जितना करैया वाला पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। अच्छा, जो बच्चा मतलब बह क्या रहा था, ये पता चला किसका है क्या है? किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है। क्या क्या था उसमें? उसमें जन्म कुंडली भी उसका है, जन्म कुंडली है, पैदा हुई है, और बक्सा में फोटो भी लगा है। जाके कोतवाली में देख लीजिएगा थाने में, उस बक्सा में फोटो लगा है, दुर्गा जी का लगा है, विष्णु भगवान की फोटो लगी है। ठीक। हाँ, सुबह मिलेगा, सुबह आइएगा, लोग को डीएम साहब को सूचना करिए। तो डीएम साहब के हमने पत्र दे दिया है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद है और बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आलम यह है कि बदमाश बीजेपी विधायक के घर के सामने फायरिंग कर आराम से फरार हो जा रहे हैं।
मामला फर्रुखाबाद का है, जहां भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह के घर के सामने 2 कार सवार लोगों ने एक दूसरे पर करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग की, जिसमें विधायक के दरवाजे पर खड़ी भाजपा नेता की कार का शीशा भी टूट गया। वहीं विधायक के घर के बाहर फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। इस दौरान पुलिस को मौके से 2 बुलेट के साथ आधा दर्जन से अधिक कारतूस के खोखे मिले हैं। पुलिस की माने तो 2 गुटों में कार रोड रेस को लेकर विवाद हुआ और उसी के बाद फायरिंग हुई। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी विधायक ने पुलिस प्रशासन से जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखकर कार सवारों की तलाश में जुट गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। यहाँ पे जो अभी तक निकल के आ रहा है कि 2 गाड़ियाँ थीं, किन्हीं कारणों से एक गाड़ी को अगली गाड़ी में ओवरटेक करके रोका है और इसके बाद इन लोगों में कुछ बातचीत और कुछ फायरिंग की बात सामने आई है। हम क्या एक्चुअल तथ्य है, किन कारणों से क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों का पता लगाएंगे और जांचेंगे। कुछ राजनीतिक विवाद है सर क्या? देखिए, हम अभी की इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। यदि प्रथम दृष्टया अभी ये रोड रेस का मामला है, तो जो वास्तविक तथ्य होगा वो हम आपको। दूसरी गाड़ी पर सपा का झंडा लगा तो बता तो रहे हैं कि अभी हम किसी भी तथ्य को, जब तक हमारा सीसीटीवी फुटेज, बाकी सारी चीज़ें और जांच को हम कंप्लीट न कर लें, तब तक हम किसी भी तथ्य पे नहीं। मकसद क्या लग रहा सर? रोड रेस बताया तो कि अभी तो निकल के आ रहा है, वो रोड रेस का मामला लग रहा है, लेकिन चूँकि एक ऐसी सार्वजनिक रोड पर फायरिंग हुई है तो हम कड़ी कार्रवाई उसमें कर दी। अधिकारियों को मैंने सबसे पहले इंस्पेक्टर को फोन किया, फिर कप्तान से मैंने कहा फौज भेजिए, यहाँ इसी तरीके से घटना हो रही है। अभी एडिशनल और CO सिटी आए थे, मैंने उनसे कहा है कि आप इसकी छानबीन करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी शांति व्यवस्था ही प्रमुख मुद्दा है।